हेलो एवरीवन। आज हम एक नया एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को 25 अप्रैल 1872 को जो लेजिस्लेचर था, उस समय जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर था, उससे एसेंट मिली थी, वहाँ से पास हुआ था ये 25 अप्रैल 1872 को। लेकिन ये इन्फोर्स कब किया गया? ये इन्फोर्स करा गया 1 सितंबर 1872 को। इन्फोर्समेंट की डेट है 1 सितंबर 1872 और लेजिस्लेचर से पास हुआ 25 अप्रैल 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट तक ले जाते हैं। तो उन स्टेप्स को पहले पढ़ना पड़ेगा। उन स्टेप्स में सबसे पहला पॉइंट होता है ऑफ़र। ऑफ़र से पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो आप अपने साथ बेयर एक्ट लेकर रखें, उसमें जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। शॉर्ट टाइटल बताता है कि इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाएगा। जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट इसका होल ऑफ इंडिया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 5 अगस्त 2019 तक इसका एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन उसके बाद इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और जो कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट मैंने आपको बताया जैसे कि जो इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। अब बात आती है सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब जिसको इंटरप्रेट किया जाए। यहाँ पे याद रखिए, इसको डेफिनेशन नहीं कहा गया है, इसको डेफिनेशन क्लॉज नहीं कहा गया है, इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहा गया है। सेक्शन 2 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसका सेक्शन जो 2A है, वो बात करता है ऑफ़र और प्रपोज़ल की। ऑफ़र और प्रपोज़ल में फ़र्क कुछ नहीं है ज़्यादा। जो इंग्लिश लॉ है वहाँ पर ऑफ़र वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन जो इंडियन लॉ है यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें प्रपोज़ल वर्ड यूज़ किया गया है। तो सेक्शन 2A प्रपोज़ल की बात करता है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. इस डेफिनेशन को समझते हैं अब। इसमें कह रहा है कि when one person signifies to another his willingness, मतलब कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान से कहता है अपनी विलिंगनेस, यानी कि अपनी इच्छा जाहिर करता है। कैसी इच्छा जाहिर करता है? कुछ काम को करने की। टू डू यानी कि कुछ काम को करने की, या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर कुछ काम को ना करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ये पेन ख़रीदना चाहेंगे, तो फिर मैं आपको टू डू यानी कि कुछ करने के लिए मैं आपको अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहा हूँ, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। और एब्सटेन का एग्जांपल हो गया कि अगर आप मेरा पेन नहीं खरीदेंगे तो फिर मैं आपको 10 रुपये दूंगा। तो मैं आपसे कुछ मना कर रहा हूँ, कुछ मना करने के लिए, कुछ ना करने के लिए कुछ कह रहा हूँ मैं आपसे। क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे? विद अ व्यू का मतलब क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे? टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ डेट अदर पर्सन, यानी कि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं आपकी कंसेंट ले सकूँ, आपकी मैं एसेंट ले सकूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ऑफ डेट अदर पर्सन, ऑफ डेट अदर यानी कि दूसरे बंदे की, जिसको मैं ऑफ़र दे रहा हूँ। टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, ताकि वो उस एक्ट पर या फिर एब्सटेनेंस पर काम करे। इस एक्ट को प्रपोज़ल कहा जाता है। दोबारा समझते हैं। जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी इच्छा जाहिर करता है, क्यों इच्छा जाहिर करता है? ताकि वो उसकी एसेंट ले सके। क्यों एसेंट ले सके? कुछ काम को करने के लिए या फिर कुछ काम को ना करने के लिए। इस एक्ट को प्रपोज़ल कहा जाता है। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, आइए देखते हैं क्या है। डेफिनेशन से ही लेते हैं। पहला एसेंशियल क्या है? सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यानी कि ऑफ़र का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं खाली हॉल में, सपोज़ करिए खाली हॉल है, मैं वहाँ पर जाकर कह दूँ कि क्या कोई मेरा फ़ोन ख़रीदेगा? क्या कोई वहाँ पर है जो मेरा ऑफ़र सुने? क्या कम्युनिकेट हो पाएगा मेरा ऑफ़र? तो मेरा ऑफ़र वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, तो ये ऑफ़र नहीं माना जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ़र का कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा एसेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसका मतलब ये है कि जब आप दूसरे को ऑफ़र देते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप इसलिए देते हैं ताकि आप उसकी एसेंट ले सकें। आप कोई फालतू में उसको ऑफ़र नहीं देते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ करते होंगे, जैसे छुट्टियों में होता है कि जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे या फिर हम आपके यहाँ चाय पर आएंगे, तो फिर ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। कहीं ऐसा नहीं होता कि जैसे एक बंदा है ए और दूसरा है बी। ए ने बी को कहा कि आप मेरे घर पे चाय पे आइए। बी कहता है ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन बी अगले दिन नहीं जाता, तो क्या ए उसके ऊपर केस फाइल कर देगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन नहीं था। किस चीज़ का इंटेंशन नहीं था? कि वहाँ पर एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट की जाए। तो वहाँ पर एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट है टर्म्स ऑफ द ऑफ़र मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं तो वो क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज़ का ऑफ़र दे रहे हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस 1913 का है। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट हैं गौरी दत्त, इनका नेफ्यू खो गया था। इन्होंने अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला से कहा कि तुम मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। लालमन शुक्ला नेफ्यू ढूंढने चला जाता है। जब ये जाता है तो गौरी दत्त पेपर में एक ऐड पब्लिश करवाते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 500 रुपये दूंगा। लालमन शुक्ला को इस ऑफ़र के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है और ये नेफ्यू ढूंढकर गौरी दत्त को दे देते हैं। लालमन शुक्ला 1-2 दिन बाद जाता है गौरी दत्त के पास और कहता है कि आपने जो ऑफ़र दिया था उसके मुझे 500 रुपये चाहिए। मैंने आपके नेफ्यू को ढूंढ के लाया इसलिए मुझे 500 रुपये चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि लालमन शुक्ला को ऑफ़र के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, उसको ऑफ़र के नॉलेज बाद में हुई, तो इसलिए लालमन शुक्ला को कुछ भी अवार्ड नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र नहीं हुआ था। ऑफ़र का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर लालमन शुक्ला को ऑफ़र की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। सेकंड केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये केस है 1919 का और ये रिलेटेड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से। इसमें हुआ था कि ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर, ये हस्बैंड वाइफ का केस है। जो हस्बैंड है वो सीलोन में, यानी कि जो आज का श्रीलंका है, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में था। ये दोनों इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में जो वाइफ होती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जो हस्बैंड होता है वो वाइफ को छोड़कर वापस श्रीलंका आ जाता है, वापस सीलोन आ जाता है अपनी जॉब करने के लिए, और कह देता है अपनी वाइफ से कि मैं हर महीने तुम्हें मेंटेनेंस दे दिया करूँगा। उसने 1-2 महीने तो मेंटेनेंस दी, लेकिन बाद में उसने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को सू कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी इंटेंशन है एक लीगल रिलेशनशिप का। तो कोर्ट ने कहा कि वाइफ को कुछ भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। जो ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, ये ज़्यादातर फिड्यूशरी रिलेशनशिप में आता है। फिड्यूशरी यानी कि जो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि गार्जियन और वार्ड, फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इनमें आते हैं। जैसे कि आपस में दो दोस्त कोई बात कर रहे होते हैं, तो अगर जो दूसरा दोस्त होता है वो ब्रीच कर देता है, तो पहला दोस्त कोई उसको सू नहीं कर देता, क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन नहीं होती। जो तीसरा केस है वो हमारा है रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रॉस लिमिटेड, 1925 का केस है ये। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग से मेंशन, जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग से मेंशन कर सकती हैं कि हम आपस में एक लीगल एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं या फिर नहीं। इस केस में क्या हुआ था कि जो दोनों पार्टीज़ हैं ये जब एग्रीमेंट में एंटर करती हैं तो ये आपस में एक क्लॉज डाल देती हैं कि जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं इसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होगी। लीगल वैल्यू नहीं होगी यानी कि ये कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। एक पार्टी ने इन दोनों में से ब्रीच कर दिया, जो दूसरी पार्टी होती है वो उनको सू कर देती है। तो कोर्ट कहती है कि आपने खुद से क्लॉज डाला था कि ये लीगल एग्रीमेंट नहीं है,
आपने इसमें एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया था कि एक लीगल एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए दूसरी जो पार्टी होगी वो लायबल नहीं होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।